Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. It's me, Ms. Afshin, and today we are here once again for your another topic on the of the for the ninth class, which we will discuss today. That is the Atwood machine. Okay, Atwood machine is actually what, and what we find out in the Atwood machine. The force exerted by a string when it is subjected to pull. It means that when you applied the force which is exerted by a string mean एक धागा सा होता है, कोई वायर, कोई भी चीज़ इस तरह से, अगर आप उसकी वजह से यानी जब आप उसको पुल करें, खींचे, पुल भी खींचना, जब आप उसको खींचते हैं और उसकी वजह से, उस खींचने की वजह से आप पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस हो, तो इसको हम कहते हैं क्या? टेंशन. Atwood machine is what? When two objects of unequal mass are hung vertically over a frictionless pulley of negligible mass, the arrangement is called an Atwood machine. Atwood machine किसे कहते हैं? कि जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट हों, लेकिन दो ऑब्जेक्ट ऐसे हो कि जिसको अगर हम नाम देते हैं ना M1 और M2 का, तो वो दोनों ऐसे हों कि उसमें जो मासेस है वो बराबर ना हो. एंड अनइक्वल मीन कि उसमें एक मास बड़ा और दूसरा मास छोटा होगा. हम का मतलब होता है जब आप इसको लटका देते हैं, वर्टिकली मीन बिल्कुल सीधा इस तरह लटकाएं और एक ऐसी पुली के ऊपर कि जिसके अंदर एक तो फ्रिक्शन ना हो और दूसरा ये कि उस पुली का ख़ुद का मास भी कम हो. यानी नेग्लिजिबल हम उस वक्त ये वर्ड यूज़ करते हैं जब उसका मास जो है बहुत ही ज़्यादा ना होने के बराबर हो. मीन के हियर द मास ऑफ द पुली विल नॉट बी काउंटेड. तो इसको हम कहते हैं, इस अरेंजमेंट को हम पूरी इस अरेंजमेंट को नाम दे देते हैं किस चीज़ का? एटवुड मशीन का. एक्सप्लेनेशन इज व्हाट? कंसिडर टू बॉडीज A and B हैविंग मासेस M1 एंड M2. 1 2 हम जो देते हैं ये सिर्फ हम डिफरेंस के लिए दे देते हैं. मैं इसको मास A मास B भी कह सकती हूँ, लेकिन उसकी आसानी की खातिर मैंने क्या किया कि मैंने इसको M1 और M2 का नाम दिया. विच आर कनेक्टेड बाय इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मीन्स वो स्ट्रिंग जिसमें अगर आप फोर्स लगाओ तो उसमें एक्सटेंशन ना हो. एक्सटेंशन मीन वो इस तरह खुल सी ना जाती हो, फैलती हुई ना हो. विच पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली. और पुली ऐसी हो जिसमें फ्रिक्शन ना हो, तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं एटवुड मशीन. लेट M1, हमने कहा था ना इससे पहले, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन बन जाती है. और इससे पहले हमने डेफिनेशन में कहा ना कि M1 मस्ट बी ग्रेटर देन M2, यानी मीन के अनइक्वल मासेस की बात यहाँ पर आ जाती है. तो यहाँ पर हमने अरेंजमेंट ऐसे की है कि M1 को हमने बड़ा और M2 को हमने छोटा करके रखा है. देन द बॉडी A विल मूव डाउनवर्ड. यानी व्हेन द सिस्टम इज़ रिलीज, आप जब इस सिस्टम को रिलीज़ कर दोगे तो एक बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी और दूसरी बॉडी अपवर्ड जाएगी. नीचे वाली बॉडी डेफिनेटली कौन सी होगी? दैट विल बी द मास M1, क्योंकि इसका मास ज़्यादा होने की वजह से इसका वेट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ आएगी. जबकि दूसरी बॉडी जो है B विल मूव अपवर्ड विद द सेम एक्सेलरेशन. लेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग बी T. मीन के अगर हम कहें कि दोनों का एक्सेलरेशन जो है दोनों मासेस का वो A है और इनका जो टेंशन है वो क्या है? वो इनमें T आएगा, क्योंकि हमने इनको हंग किया है ना, स्ट्रिंग के साथ हमने इसको सस्पेंड किया है. तो डेफिनेटली द फोर्स, इस पर जो पुलिंग फोर्स आएगी स्ट्रिंग पर बाय अप्लाइंग द सम, एक तरह से बाय अप्लाइंग द मास, जो हम यहाँ पर मासेस हमने अटैच किए हैं, तो इसकी वजह से जो इस पर फोर्स आएगी उसको हम टेंशन का नाम दे देते हैं. टेंशन इज़ आल्सो अ फोर्स. सिंपल अल्फाज में यू कैन से दैट द पुलिंग फोर्स. ठीक है. एंड द बोथ द बॉडी विल डेफिनेटली मूव बिकॉज द फोर्स इज अप्लाइंग हेयर ऑन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? वेट. तो दैट्स वाई यहाँ पर इसके अंदर एक्सेलरेशन भी आएगा. You can see the diagram. Here you see the mass M1 is here, which is moving in the downward direction, and this is the mass 2 which is moving upward, because
here you can see the weight is lesser than the tension, so that's why the body moves in the upward direction, that is in the direction of the tension. ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हम अगर फोर्सेस इस पर मालूम करते हैं तो बॉडी ए के लिए हमारे पास क्या होता है कि नाउ कंसिडर द बॉडी ए ऑन विच देयर आर टू फोर्सेस आर अप्लाइंग। नंबर वन, वेट m1g which is acting vertically downward and tension T in the string which is acting upward. Here if you wanted to find out the net force on the body A, so the equation will be like this, F is equal to m1g minus T. अगर इससे पहले आप इस तरह लिखें कि F is equal to weight 1 minus T, यहाँ पर मैंने वेट से टेंशन को इसलिए माइनस किया कि यू कैन सी द बॉडी इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेट। सो हियर द वेट 1 इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ द टेंशन। तो नेट फोर्स का मतलब क्या होता है कि बड़े से छोटे को हम माइनस कर दें तो हमारे पास जो आ जाते हैं उसको हम नेट कहेंगे, तो m1g माइनस टी हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसके मुताबिक इसमें तो एक्सेलरेशन भी आता है, तो F1 इज इक्वल है किस चीज़ के, m1a। हमने यहाँ पर इस F1 की जगह इसकी वैल्यू डाल दी m1a, तो इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस दैट m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी। टी को फिर हमने अपनी साइड पर रखा है और दूसरे साइड पे लेके आ गए कि ये प्लस हो जाए, और m1a को हम दूसरे साइड पे लेके आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, फॉर द बॉडी बी यू कैन सी द सेम फोर्सेज आर अप्लाइंग ऑन द बॉडी। वन इज द वेट विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ऑलवेज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड टेंशन टी एक्टिंग अपवर्ड। But here you will see that we are going to minus the tension minus weight of the body, because here in the second case you can see in the diagram the tension is greater than the weight of the body, so that's why F2 इज इक्वल हो जाएगा m2a के, और यहाँ पर इक्वेशन इस तरह हो जाएगी m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g हो जाएगा। तो इक्वेशन में अगर हम दोबारा से यहाँ पर तो t ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हम m2g को दूसरे साइड पर ले आते हैं, तो m2a प्लस m2g हो जाएगा। सिंस बोथ द इक्वेशन 1 and 2 वर इक्वल टू द t, सो देयरफॉर हम क्या कर लेते हैं, वी कैन आल्सो राइट दिस m2a प्लस m2g, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, m1g माइनस m1a, मीन के t इज इक्वल टू t। रीअरेंज द इक्वेशन, a को हम दूसरे साइड पर ले आएंगे और g को इस साइड पर ले आएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी m1a, ये माइनस था दूसरे साइड पर लाने से ये प्लस हुआ, और प्लस m2a हो गया। m1g यहाँ पर ये प्लस था, इसको हम दूसरे साइड पे लेके आ गए तो ये माइनस m2g हुआ। इसमें से फिर हमने एक्सेलरेशन को कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाता है a इंटू m1 प्लस m2, एंड दूसरे साइड पे देखें तो m1 माइनस m2 इंटू g आ जाता है। अब अगर आपने इक्वेशन मालूम करनी है फॉर द एक्सेलरेशन कि हमारे पास एक्सेलरेशन इसमें किसके बराबर होता है, तो एक्सेलरेशन को हम छोड़कर दोनों साइड को हम क्या कर लेंगे, m1 प्लस m2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मुझे a को चाहिए वैल्यू, तो उसको फ्री करने के लिए हम इसको दोनों साइड से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में इस तरह कट जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा m1 माइनस m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो दिस इज़ योर द एक्सेलरेशन वैल्यू। नाउ इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द टेंशन, सो यू कैन आल्सो फाइंड आउट इट। टेंशन इज़ इक्वल टू m2a की जगह हमने डाल दी टेंशन की वैल्यू, टेंशन की वैल्यू एक्सेलरेशन की वैल्यू सॉरी, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू आप डाल देते हैं तो आपके पास इक्वेशन ऐसी बन जाती है। फिर यहाँ पर हम इसके LCM ले लेते हैं, तो LCM इसका क्या होगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। वो दोनों साइड पे हम काट देते हैं तो यहाँ पर रह जाता है m2 इंटू m1 माइनस m2g रह जाएगा, ठीक है, इंटू g प्लस m2g इंटू m1 प्लस m2। हम यहाँ पर इसके ओपन कर देते हैं तो m1 m2g माइनस m2 m1g हो जाता है। इस तरह से इसमें हमारे पास जो है ये माइनस और ये प्लस ये आपस में कट गए हैं, तो हमारे पास आ जाता है m1 m2g प्लस m1 m2g हो जाता है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द टेंशन, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द टेंशन। क्लियर? सो ये आपके पास बिल्कुल आसान, आपके पास टेंशन की वैल्यू आ गई। थैंक यू।